एक दिन सुबह सुबह गांव के घर के एक दरवाजे पर दस्तक होती है। उसके बाद जैसे ही घर का मुखिया दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने उसके बड़े बेटे की तलाकशुदा पत्नी खड़ी हुई है और उसके साथ में उसके माता पिता हैं। जैसे ही मुखिया उन लोगों को देखता है तो उसे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्होंने इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था और ये तलाक के एवज़ में ढेर सारा रुपया पैसा भी इनसे ले चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की के माता पिता होते हैं वो एकदम से रो रो कर उनके पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि समधी जी, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारी बेटी को अपने पास रख लो। इस बात को सुनकर जो परिवार का मुखिया होता है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन इतनी ही देर में उस लड़की का जो तलाकशुदा पति घर के अंदर बैठकर चाय पी रहा था वो भी दरवाजे पर आ जाता है और जैसे ही अपनी पत्नी को घर के दरवाजे पर देखता है तो उसे डरा धमका कर वहाँ से भगाने लगता है। और उसके बाद वहाँ पर जो लड़की के माता पिता होते हैं वो उसके भी पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा, गलती हमारी थी, इसकी गलती नहीं थी। कौन थी वो लड़की और तलाक होने के बाद दोबारा से अपने पति के घर पर अपने माता पिता के साथ क्यों आई थी माफ़ी मांगने के लिए? इस पूरी कहानी की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिलीप यादव। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से थोड़ी ही दूर एक गांव होता है जिस गांव के अंदर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता है। व्यक्ति का जो बड़ा बेटा होता है उसका नाम है राजेश। दरअसल अब राजेश शादी के योग्य हो गया है। उसके पास कुछ पुश्तैनी ज़मीन है जिस पर वो खेती बाड़ी किया करता है और बड़े ही आराम से और प्रेम के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं। राजेश का एक छोटा भाई है जो उससे लगभग 5 साल छोटा है और यहाँ पर राजेश के माता पिता हैं, उनकी कोई बहन नहीं है। तभी अचानक से जब बेटा शादी के योग्य हो जाता है तो बेटे के लिए एक रिश्ता आता है। रायपुर के पास से ही एक और जो गांव होता है उस गांव की लड़की होती है जिसका रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम होता है रोमा। रोमा का पिता रायपुर के अंदर रहकर ही एक छोटा सा बिजनेस किया करते हैं और वो अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे और उन्हें पता चलता है कि पास ही के गांव में एक लड़का है जिसके पास अच्छी खासी पुश्तैनी ज़मीन है और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से रोमा के पिता राजेश के पिता से अपनी बेटी की शादी की बात करने लगते हैं। तो राजेश के पिता को भी ये रिश्ता अच्छा लगता है और इसके बाद दोनों बच्चों की शादी तय हो जाती है। अब शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन यहाँ पर रोमा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही शादी होने के बाद रोमा घर के अंदर आती है तो राजेश उसे अपना दिल दे बैठता है और उसे सच्चा प्यार करने लगता है। राजेश बड़ा ही अच्छा लड़का है, वो सभी के साथ खुश रहा करता है और सभी का कहा माना करता है। समझदार भी काफ़ी ज़्यादा था और उसे पता था कि इस दुनिया में एक बार जन्म मिलता है, बार बार नहीं। तो अपनी ज़िंदगी को बड़े ही आराम से जीना चाहिए और सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। राजेश अपने माता पिता का भी कहा माना करता है और अड़ोस पड़ोस का भी कोई व्यक्ति किसी भी काम के लिए उसे कह देता है तो वो उसका भी कहा माना करता है। जैसे ही रोमा घर के अंदर आती है तो राजेश उससे प्यार करने लगता है और ये प्यार रोमा को अपनी खूबसूरती का घमंड चढ़ा देता है। दोस्तों, उसे लगता है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरा पति मेरे पीछे बावला है, लट्टू है और मेरे चारों तरफ घुमा करता है। इसी घमंड के चलते जो रोमा होती है वो अपने माता पिता को भी इस बात को बताती है, शेयर करती है और वहाँ पर जब माता पिता इस बात को सुनते हैं तो बड़े ही खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारी सुंदर बेटी की वजह से हमारा दामाद उसके आगे पीछे घुमा करता है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि शादी को अभी लगभग 4 से 5 महीने बीते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही शादी को 1.5 साल बीतता है तो उसके बाद जो रोमा होती है उसके तेवर बदलने लगते हैं। अब तक वे घर के काम धंधे में ही हाथ बटा लिया करती थी, खेतों का काम भी करवा दिया करती थी, लेकिन यहाँ पर अब उसे अपनी खूबसूरती का इतना घमंड हो जाता है कि वो बिल्कुल भी काम धंधा करने से साफ साफ मना कर देती है और वो कह देती है कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी। अब इस बात को सुनकर जो रोमा की सास होती है वो उसे कहने लगती है कि बेटी, ऐसा नहीं क्या करते हैं, घर बसाने के लिए सभी चीज़ें चाहिए होती हैं और उसके लिए तुम्हें काम तो करना ही होगा।
हम कितने दिन हैं, हम एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, तो इसके बाद भी तो घर तुम्हें ही संभालना है। लेकिन रोमा की कोई भी बात समझ में नहीं आती है और वो साफ साफ मना कर देती है। जब सास थोड़ा सा जोर देकर उससे कहने लगती है तो वो उल्टा उनको धमका कर चुप करा देती है। और इसके बाद सास को ये बात बुरी लगती है। शाम के समय जब परिवार का मुखिया यानी कि राजेश का जो पिता होता है वो घर आता है, तो घर आने के बाद उसकी पत्नी उसे पूरी बात बताती है और इस बात को सुनकर जो परिवार का मुखिया होता है वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं है, बहू है, कोई बात हो गई तो उसको बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है और इस बात को ऐसे ही छोड़ दो, धीरे धीरे सीख जाएगी, कुछ दिनों की बात और है। इसके बाद रोमा को मानो इस बात की छूट मिल गई थी कि वो अपनी सास से कुछ भी कह सकती है और कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी बात को लेकर जो रोमा है वो बार बार अपनी सास को डांट मारने लगती है और छोटी मोटी बातों पर उस पर चिल्लाने लगती है। जब ये बातें कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं तो रोमा की सास रोमा के ससुर से इस बात को बताती है और कहने लगती है कि अब तो अति हो गई है और ये बात बिल्कुल भी हमसे सहन नहीं होती है। इसी वजह से जो पिता होते हैं वो अपने बेटे राजेश से इस बात को एक शाम को शेयर करते हैं और जब बेटा इस बात को सुनता है तो उसके बाद उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि कोई बात नहीं बाबूजी, मैं रोमा को समझा दूंगा। और वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी, ऐसा वो कह देता है और इसके बाद अपनी पत्नी को समझाने लगता है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वो अब तक सुंदरता का घमंड काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुका था उसके ऊपर और इसी वजह से वो अपने पति की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है और उससे कह देती है कि मैं तो इसी तरह से रहूँगी, अगर तुम्हें रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो बता दो, मेरे माता पिता मुझे अपने पास रख लेंगे। क्योंकि अब तक यहाँ पर जो रोमा के माता पिता हैं वो उसे बार बार फ़ोन पर सीख दे रहे थे और जब किसी लड़की की पढ़ाई मायके से होने लगती है तो उसे तलाक नामक डिग्री मिल जाया करती है। इसी बात को लेकर फिलहाल तो राजेश चुप हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे रोमा का तांडव घर के अंदर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है और जब ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो उसके बाद राजेश एक दिन रोमा पर हाथ उठा देता है। जिस दिन राजेश ने रोमा पर हाथ उठाया था उसी दिन जो रोमा होती है वो रूठकर अपने मायके चली जाती है और वहीं पर जमकर बैठ जाती है। रोमा का एक छोटा भाई भी होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा समझदारी थी और उसे पता था कि उसके जीजाजी कहीं भी गलत नहीं है। वो अपने माता पिता के सामने अपनी बहन को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जो माता पिता होते हैं रोमा के उसकी आवाज़ को दबा देते हैं और कहते हैं कि तुझे क्या पता, अभी तेरी उम्र ही क्या है, क्या हुआ करता है ससुराल में, तू चुप रहे, इस बारे में ना ही बोले तो ही अच्छा है। अब छोटा लड़का था वो चुप हो जाता है, लेकिन ये सारी बातें उसे गलत लग रही थी। रोमा रूठ कर मायके में बैठ जाती है और यहाँ पर जो राजेश होता है वो अपने घर में गुस्सा होकर बैठ जाता है, क्योंकि उसने रोमा से बेइंतहा प्यार किया था और उसकी कई छोटी मोटी गलतियों को माफ़ किया था। क्योंकि माता पिता से उल्टा बोलने से पहले रोमा अपने पति से उल्टा बोलने लगी थी और इस बात को उसने ऐसे ही नेगलेक्ट कर दिया था और सोचा था कि कोई बात नहीं है, ये बेचारी अपने घर को छोड़कर इस घर को अपना रही है तो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन रोमा ने इन सभी चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाया और इसी वजह से आज वो रूठ कर अपने मायके बैठी हुई है। धीरे धीरे लगभग 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीने तक जब रोमा आने का नाम नहीं लेती है तो उसके बाद राजेश के माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा जा, बहुत दिन हो गए हैं, अब बहू को मनाकर वापस ले आ। घर के अंदर लड़ाइयाँ हो जाया करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो रूठ कर अपने मायके में बैठी रहेगी और अपने घर को नहीं बसाएगी। इस बात को सुनकर जो राजेश होता है वो सोचने लगता है कि हो सकता है अब तक अकल ठिकाने आ गई हो और इसी वजह से राजेश उसे लेने के लिए उसके मायके में चला जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो वहाँ पर रोमा के माता पिता होते हैं वो भी उससे उल्टी लड़ाई लड़ते हैं और इधर रोमा का भी उसका भरपूर साथ देती है। कहती है कि तुम लोगों ने समझ क्या रखा है, मैं तुम्हारे घर का काम बिल्कुल भी नहीं करूँगी और अब अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी तो मैं बिल्कुल से तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रहूँगी और तुम अलग से मुझे रखोगे, अपने हिस्से करवा लो और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ।
ये बात राजेश को थोड़ी सी बुरी लग जाती है और वो वहीं पर रोमा को धमकाने लगता है। कहता है कि ये कौन सी बात है, माता पिता बच्चे को बड़ा करते हैं ताकि बुढ़ापे में वो उनकी देखभाल करेगा, और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं अपने माता पिता से अलग हो जाऊं। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं मान सकता, ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद जो रोमा के माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है और हमारी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। इस बात को सुनकर राजेश रोमा से कहने लगता है कि रोमा, क्या सच में ही तुम्हें यहाँ पर ही रहना है और तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? उसके बाद रोमा साफ साफ मना कर देती है, वो भी बोल देती है और इसके बाद राजेश वापस घर लौट आता है। जब माता पिता बेटे को अकेला आता हुआ देखते हैं तो उससे पूछते हैं और राजेश पूरी की पूरी कहानी अपने माता पिता के सामने बता देता है और कह देता है कि वो लोग मेरे साथ भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं और वो तो तलाक की भी धमकी दे रही थी। अब गांव का माहौल था और गांव के अंदर राजेश के पिता की काफ़ी अच्छी खासी इज्जत थी और इसी वजह से राजेश का पिता सोचने लगता है कि अगर बेटे का तलाक हो गया तो बहुत ही गलत होगा और ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं होने देना है। इसी वजह से राजेश अपने गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों को अपने साथ ले जाता है और उनके घर पर पंचायत लेकर पहुंच जाता है। लेकिन पंचायत में जैसे ही वो लोग वहां पर जाते हैं तो यहाँ पर रोमा के जो माता पिता होते हैं वो साफ साफ बोल देते हैं कि उस घर में हमारी बेटी नहीं जाएगी और हम इनसे अलग होना चाहते हैं और हमारी बेटी का फाइनल फैसला है कि वो यहीं पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। इस बात को सुनने के बाद जो पंचायत के अंदर लोग आए हुए थे वो काफ़ी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमा का अंतिम फैसला था और इसी वजह से मजबूरन अब पंचायत के जो लोग थे वो उससे पूछने लगते हैं कि बताओ तो तुम्हारा फैसला कैसे होगा। तो यहाँ पर जो रोमा के माता पिता और जो रोमा होती है वो सभी लोग इस बात को कहने लगते हैं, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा कर लो। अगर तुम कोर्ट में फैसला करना चाहते हो तो हम लोग कोर्ट में फैसला कर लेंगे और अगर तुम चाहते हो कि ये बात पंचायत में निपट जाए तो ये बड़ा ही अच्छा होगा। इसके बाद जो राजेश के पिता के साथ लोग गए हुए थे वो थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और फाइनल फैसला करते हैं कि अगर फैसला पंचायत में हो जाए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर केस लड़ने में दोनों तरफ से पैसे खर्च होंगे और ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके बाद उन लोगों में बातचीत होती है और बातचीत के दौरान यहाँ पर जो रोमा के पिता हैं वो कह देते हैं कि ठीक है, अगर पंचायती रूप से फैसला करना है तो हमारी बेटी के जितने भी पैसे लगे थे शादी ब्याह में उन सभी पैसों को वापस लौटा दो और कुछ पैसे और एक्स्ट्रा दे दो, जिससे इसका गुजारा हो जाए ताकि ये अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर सके और हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं। इसके बाद पंचायत वाले लोगों की तरफ से ये बात राजेश के पिता से कही जाती है और राजेश का जो पिता होता है वो अपने बेटे से इस बारे में पूछने लगता है कि बेटा, जो कि इस बात से बड़ा ही दुखी था कि अब उसका घर टूट रहा है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, वो पूरी तरीके से मायूस था और अपने पिता से कह देता है कि पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। बेटा बड़ा ही मायूस था, लेकिन वहीं पर जो रोमा होती है वो इस फैसले को सुनकर बहुत खुश होती है कि अब फैसला पंचायती रूपी से हो जाएगा और एक दिन में ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जो रकम बताई गई थी उस रकम की हामी भरकर राजेश के पिता वहां से वापस लौट आते हैं और इसके बाद उन पैसों का इंतजाम करने लगते हैं। तभी जो राजेश होता है अपने पिताजी से कहता है, अपने पास बुलाता है और कहता है कि पिताजी, मेरे फैसले में जो पैसे खर्च होंगे उन पैसों को आप क्यों भुगतेंगे? जो मेरे हिस्से में ज़मीन आती है उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा बेच दो और उसके बाद उन पैसों को उन्हें दे दो। अब बेटे की ये बात सुनकर पिता मना करता है, छोटा भाई भी मना करता है, लेकिन यहाँ पर राजेश साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं पिताजी, जब ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है तो मेरी प्रॉपर्टी कम होनी चाहिए, ना कि मेरे छोटे भाई की प्रॉपर्टी। क्योंकि पिता बोल रहे थे कि मैं कुछ कर्ज ले लेता हूँ और उस कर्ज को कमा कमा कर चुका देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने पैसे उन लोगों ने बताए थे वो कर्ज चुकाना बड़ा ही मुश्किल होता है और इसके बाद अंत में कर्जे में इनको ज़मीन बेचनी पड़ती और वो ज़मीन दोनों भाइयों की कम होती। इसी वजह से राजेश ने ये कहा था। तो बेटे की बात मानते हुए राजेश के पिताजी अपनी ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा बेच देते हैं और जिसमें उन पैसों की भरपाई करने के लिए पंचायत को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आज राजेश को इस बात का बड़ा ही दुख है
क्योंकि उसने रोमा से सच्चा प्यार किया था। लेकिन यहाँ पर रोमा को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है और वो खुश होकर उन पैसों को लेने के लिए आगे की तरफ आ जाती है। पंचायती रूप से ये पैसे राजेश के हाथों से रोमा को दे दिए जाने थे और रोमा की खुशी देखकर राजेश को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और उसे इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि हमारा घर टूटने के एवज़ में इसे तो पैसे मिल रहे हैं और ये बड़ी ही खुश है, लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है। इसी वजह से राजेश अपने एक दोस्त को एक इशारा करता है और उसके बाद उसका जो दोस्त होता है अपने फ़ोन की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके उसे अपने शर्ट की जेब में रख लेता है और यहाँ पर जो राजेश होता है वो रोमा को उन पैसे को दे देता है। रोमा उन पैसों को लेकर एकदम से बड़ी खुश हो जाती है और उन पैसों को अपने पिता के हाथ में थमा देती है। यहाँ पर रोमा के परिवार वाले इस बात को लेकर बड़े ही खुश थे और ये पूरा का पूरा वीडियो फुटेज राजेश के दोस्त ने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद जब अपने घर आ जाता है तो दोस्त के फ़ोन से उस वीडियो को अपने फ़ोन में ले लेता है और आगे की तैयारियों में जुट जाता है। माता पिता को भी इस बात का बड़ा ही दुख था, लेकिन बेटे का जितना भी दुख था वो सारा का सारा प्रतिशोध में बदल गया था और इसके बाद अब रोमा से अपना बदला लेना चाहता है। उसे पता था कि रोमा ने अब मुझे तलाक दे दिया है, तो उसके बाद जो रोमा है वो किसी और से शादी करने की कोशिश करेगी और इसी वजह से जो राजेश होता है वो उसके घर परिवार को जाना पहचाना करता है, उसके सगे संबंधियों को जाना पहचाना करता था। तो उन सभी के ऊपर नज़र रखने लगता है और यहाँ पर नज़र रखने की वजह से उसे पता चलता है कि रोमा के लिए कोई और रिश्ता ढूंढा जा रहा है और इन्हीं पैसों से उसकी शादी की जाएगी, ये लोग तय कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही राजेश को यह पता चलता है कि एक लड़के को रोमा के लिए पसंद किया गया है और उससे वो लोग उसकी शादी करना चाहते हैं, तो इसके बाद जो राजेश होता है सीधा उस लड़के के घर पहुंच जाता है और दोस्तों वहां पर जाकर उस लड़के से उस लड़की से शादी करने से मना करने लगता है। अब लड़का इस बात को सुनकर बड़ा ही हैरान होता है और कहने लगता है कि भाई तुम कौन होते हो और किस वजह से ऐसा कह रहे हो। तभी वो उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरी शादी पहले इसी लड़की से हो गई थी, लेकिन ये लोग पैसे के लालची हैं और इसका सबूत मेरे पास है। इसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि तू झूठ बोल रहा है, तुझे जलन हो रही है जब मैं उसे शादी कर रहा हूँ। लेकिन तभी जो राजेश होता है उस वीडियो फुटेज को उस लड़के को दिखा देता है जिसके अंदर रोमा और उसका परिवार इन पैसों को लेकर बड़े ही खुश हो रहे थे और साफ साफ जाहिर हो रहा था कि ये वीडियो छुपते छुपाते बनाया गया है। और राजेश दो चार बातें झूठी भी बोल देता है कि रोमा और उसके पिता का यही धंधा है, वो लोगों से शादी करके मोटी रकम इकट्ठा करते हैं और उसके बाद अपनी बेटी की दूसरी जगह शादी कर देते हैं। मैं पहला शिकार था और दूसरा तुम बनने जा रहे हो। इस बात को सुनकर लड़का और उसके परिवार वाले पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और थर थर काँपने लगते हैं। यहाँ पर जो लड़के के परिवार वाले होते हैं वो वहीं के वहीं रोमा के परिवार को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद उनसे साफ साफ मना कर देते हैं कि नहीं, अब ये रिश्ता नहीं होगा और आप लोगों से हमारे बेटे की शादी नहीं होगी। इस बात को सुनकर रोमा के पिता उनसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है। लेकिन यहाँ पर राजेश ने साफ साफ मना कर दिया था कि आपको मेरे बारे में कुछ भी बताना नहीं है और वो लोग इसकी बात को मानते हैं और इसके बाद ये सिलसिला इसी तरीके से चलने लगता है। राजेश के पिता उससे शादी करने के लिए कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, उसे तलाक हो गया है तो तू दूसरी शादी कर ले। लेकिन राजेश साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि पिताजी, छोटा भाई है ना, आप लोग उसकी शादी कर दो और मैं तो ऐसे ही घर के अंदर रहूँगा, कोई भी परेशानी नहीं है। राजेश के माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो साफ साफ मना कर चुका था। रोमा के पिता उसके लिए बार बार रिश्ता ढूंढा करते हैं लेकिन राजेश उस लड़के के घर जाकर उन्हें इसी तरीके से सबूत दिखाया करता है और कई तरीके की झूठी बातें बता दिया करता है कि ये लड़की बहुत बेकार है और मेरी इससे शादी हुई थी और उन सभी के प्रूफ उसके फ़ोन में मौजूद थे। बाद में वो उस फुटेज को दिखाया करता है और उसके बाद लड़के वाले शादी से मना कर दिया करते हैं। धीरे धीरे अब रोमा को इस तरीके से करते करते 5 से 7 साल बीत जाते हैं लेकिन रोमा के लिए कोई भी रिश्ता नहीं आता है। जो पैसे उसने तलाक के एवज में मिले थे उन पैसों को रोमा के पिता ने अपने काम में लगा लिया था
क्योंकि इसी दौरान रोमा के छोटे भाई की शादी होने वाली थी और छोटे भाई की शादी में उन पैसों को रोमा के पिता ने खर्च कर दिया था और कहा था कि बेटी तेरी शादी में पैसे हम लगा देंगे। माता पिता रिश्ता देखकर थक चुके थे। तकरीबन 20 से ज़्यादा रिश्ते को यहाँ पर राजेश ने रिजेक्ट करवा दिया था और रोमा अब घर के अंदर असहाय बैठी हुई थी। इसके बाद जब रोमा की भाभी आ जाती है, छोटे भाई की पत्नी, तो उसके बाद जो छोटा भाई की पत्नी होती है और छोटा भाई जो होता है, उन्हें पता था कि यहाँ पर रोमा ने और उसके माता पिता ने उनके जीजा के साथ बहुत ही गलत किया है और इसी वजह से यहाँ पर जो रोमा का भाई होता है छोटा वाला, वो अपनी पत्नी को इशारा दे देता है और इसी वजह से जब रोमा अपनी भाभी के ऊपर धौंस जमाने की कोशिश करती है तो उसका छोटा भाई अपनी पत्नी को पूरी छूट दे देता है और कहता है कि इसने भी तो ऐसा ही किया था, अपने सास ससुर की बात नहीं मानी थी, तो तुम्हारी ननद, तुम इसे खुलकर उल्टा जवाब दे सकती हो। इतनी छूट मिलने के बाद जो उसके छोटे भाई की पत्नी होती है वो अपने ननद पर पूरी तरीके से कहर बरसाने लगती है और बार बार उसे टॉर्चर किया करती है और पूरी तरीके से परेशान कर देती है। पिता जब अपनी बेटी की हिमायत लेते हुए अपने बेटे की बहू से कुछ कहते हैं तो उसके बाद बेटे की बहू मुंह ही मुंह पर उसको जवाब दे देती है और कहती है कि ये रीति कोई नई थोड़ी है, तो बहुत पुरानी है। आपकी बेटी ने भी तो अपने सास ससुर के साथ ऐसा ही किया था, क्योंकि मेरे पति ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्योंकि जब वो उसको उल्टा जवाब देने के लिए कह रहा था तो पत्नी मना कर देती है, लेकिन जब बेटे ने बताया तो उसके बाद वो भी एग्री हो गई और उसने भी सोचा कि इसको ऐसे को तैसा ही मिलना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे लगभग 6 महीने बीतते हैं छोटे भाई की शादी को, लेकिन 6 महीने के अंदर रोमा फूट फूट कर रोने पर मजबूर हो जाती है और उसके माता पिता भी खून के आंसू रोने लगते हैं। ऐसा कुछ उनके छोटे भाई की पत्नी ने कह दिया था। इसके बाद जो रोमा के पिता होते हैं वो सभी बातों को समझते हुए एक फैसला करते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर किसी और से शादी नहीं हो रही है तो उसी लड़के के पास जाते हैं, उन लोगों से माफ़ी मांगेंगे और गिड़गिड़ा कर उन्हें अपनी बेटी को रखने के लिए मजबूर कर देंगे। क्योंकि कई रिश्ते तो वो देख चुके थे और सभी लोग पहले तो हामी भर लिया करते थे, लेकिन बाद में फ़ोन करके मना कर दिया करते थे। इसके बाद एक दिन सुबह सुबह रोमा के माता पिता और रोमा तीनों के तीनों वहाँ पर राजेश के घर पर पहुँच जाते हैं और वहाँ का दरवाज़ा खटखटाते हैं। इसके बाद राजेश के पिता दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही घर के सामने वो रोमा और उसके माता पिता को देखते हैं तो एकदम से उनकी आंखों में खून उतर आता है और वो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन तभी रोमा के माता पिता एकदम से उनके पैरों को पकड़कर रो रो कर उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि समधी जी, हमें माफ़ कर दो और हमारी बेटी को अपना लो, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इतनी ही देर में जो यहाँ पर राजेश होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और आने के बाद जैसे ही रोमा को देखता है दरवाजे पर तो वो आग बबूला हो जाता है और उन्हें धमका कर वहाँ से भेजने लगता है। कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोगों की शक्ल भी मुझे अच्छी नहीं लगती है और चले जाओ यहाँ से। लेकिन यहाँ पर रोमा के माता पिता और रोमा सभी लोग उनके भी पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि एक बार हमारी बात सुन लो और उसके बाद चाहे हमें यहाँ से भगा देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद राजेश तो तैयार नहीं था, लेकिन जो राजेश के माता पिता थे वो अपने बेटे की हालत को देखकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बेटे ने दूसरी शादी करने से मना कर दिया था और वो घर के अंदर बड़ा ही मायूस सा रहा करता है, क्योंकि वो रोमा से सच्चा प्यार किया करता था। इसके बाद राजेश के जो पिता होते हैं उन्हें अंदर बिठाते हैं और बिठाने के बाद पूछने लगते हैं कि बताओ क्या बात है, जिस बात को तुम बताना चाहते हो। तो यहाँ पर रोमा के पिता रो रो कर राजेश के पिता को पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि समधी जी, अब आप ही हमारा आखिरी सहारा हो, क्योंकि घर के अंदर बेटी का रहना दूभर हो गया है। जो हमारे छोटे बेटे की बहू आई है उसको ये सारी बातें पता चल गई हैं और वो हम पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया करती है। अगर हमने इस चीज़ को ठीक नहीं किया तो बुढ़ापे में हमारी सेवा भी नहीं होगी। आपके तो 2 बेटे हैं, लेकिन मेरा तो एक ही बेटा है और हम पर रहम कीजिए। इस बात को सुनकर राजेश का जो पिता होता है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करने लगता है, लेकिन राजेश साफ साफ मना कर देता है। लेकिन तभी राजेश का जो पिता होता है राजेश को रोकता है और उन लोगों से हामी भर लेता है। कहता है ठीक है, मैं अपने बेटे को समझा लूँगा और
आपकी बेटी यहाँ पर रह सकती है। राजेश साफ साफ मना करने लगता है, लेकिन उसके जो पिताजी होते हैं उससे कह देते हैं कि बेटा ये मेरा आदेश है और तुम्हें ये आदेश मानना होगा। अब राजेश अपने माता पिता की इज्जत किया करता था, तो उसके लिए वो इस बात को मना नहीं करता है, लेकिन राजेश अपनी कुछ शर्तें रखता है। कहता है कि देखो, आज के बाद ना तो तुम घर में किसी भी बड़े व्यक्ति से बिना तमीज़ के बात करोगी और ना ही कभी तुम अपने मायके जाओगी। तो इसके बाद जो रोमा इन सभी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाती है और फ़ोन तक रखने से मना कर देती है। कहती है कि जैसा आप बोलोगे वैसा ही मैं करूँगी, आपके घर की नौकरानी बनकर रहूँगी, लेकिन मुझे इस जलालत भरी ज़िंदगी से मुक्ति दे दो और अपने घर में शरण दे दो। इसके बाद राजेश उसे घर में रखने लगता है और यहाँ पर रोमा से राजेश ज़्यादा प्यार नहीं किया करता है, बस ऐसे ही नॉर्मल उसके साथ रहा करता है। रोमा उसे रिझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन राजेश उसकी सभी कोशिशों को नाकामयाब कर देता है और कुछ दिनों तक उन दोनों के बीच में एक अलग अलग तरह की जंग चलती रहती है। धीरे धीरे राजेश का पुराना प्यार उस पर भारी पड़ता है और वो अब फिलहाल उसके साथ हंसी खुशी रहा करता है। और यहाँ पर रोमा उसके बाद अपने माता पिता से ना तो कभी बात करती है और ना ही उनसे मिलने के लिए उनके पास गई थी। धीरे धीरे इस बात को अब तक 4 साल हो गए हैं, और लेकिन इन 4 सालों में रोमा ने ना तो कभी किसी बात को लेकर ऊंची आवाज़ में बात की, और वो घर का सारा काम अकेले ही करा करती है और सास ससुर के सामने एक आदर्श बहू का उदाहरण सेट कर देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।